हेलो फ्रेंड्स, फाइनली डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है। फुल नोटिफिकेशन जो है वो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की आ चुकी है। ठीक है। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है क्योंकि 2018 के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि लगभग 700 के आसपास पोस्ट है। 700 प्लस पोस्ट है टोटल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट्स और टेक्नीशियन का। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। अगर जिनका भी वैसे स्टूडेंट खास करके जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, या फिर आईटीआई किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड में किए हुए हों, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। क्योंकि ऐसी वैकेंसी इतने इससे कम सीट थी जब 2018 के एग्ज़ाम में, जब ये डीआरडीओ का नोटिफिकेशन आया था, उस समय इतनी वैकेंसी ज़्यादा नहीं थी। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस बार। और जितने भी आईटीआई कैंडिडेट्स हैं, जिनका खास करके आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ नंबर से चूक गए थे, 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गए थे, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। ठीक है। आगे मैं ये भी स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आऊँगा कि किस तरह से डीआरडीओ के लिए आप टेक और नॉन टेक की तैयारी करें। ये सब कुछ मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आप इतना तो देखें कि ये फाइनल और फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है सेप्टेम्बर 11 के लिए। और आप ये भी जानिए कि डीआरडीओ का जो वैकेंसी होता है वो हर साल रेगुलर नहीं आता है, 2-3 साल पे भी नहीं, 2 साल पे भी नहीं आता है, कम से कम तो 4 साल लग जाता है इसके आने में। ठीक है। तो ऐसे में जिनका भी एज है और जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं, जो भी आईटीआई होल्डर्स हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी ट्रेड या किसी भी ब्रांच में हो, उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत बड़ा मौका निकल करके आया हुआ है। आप अपना कमर कस लें और तैयार हो जाएं। क्योंकि ये जो डीआरडीओ का एग्ज़ाम होता है, ये मुश्किल से 3 से 4 महीने में पूरी तरह से टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों क्लियर हो जाता है। ठीक है। आप देखें यहाँ पे, और इसरो, मैं कहता हूँ कि इसरो और डीआरडीओ, ये दोनों ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए भी लोग मरे पड़े रहते हैं। ठीक है। उनको किसी भी तरह का एक छोटा भी जॉब मिल जाए यहाँ पे तो बहुत बड़ा प्रतिष्ठा समझते हैं। क्योंकि समाज में यही मान्यता है कि यहाँ पे अगर छोटे भी टेक्निकल लेवल पे आपका जॉब हो जाता है तो लोग समझते हैं कि वहाँ पे वो जूनियर साइंटिस्ट हैं। तो इन ऐसे संस्थान में खास करके डीआरडीओ या इसरो में काम करना अपने आप में बहुत बड़ा रुतबा और समाज के लिए भी बहुत बड़ा रुतबे की बात है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ है देखने के लिए। इस बार दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न में, खास करके टेक सेक्शन में और नॉन टेक सेक्शन दोनों में बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है, वो हम आगे देख लेंगे। आप देखिए कि ये जो है क्रूशियल डेट फॉर एलिजिबिलिटी के लिए, अर्थात जो क्रूशियल डेट है, आपका डिग्री कब तक पूरा होना चाहिए, आपका एज कब तक पूरा होना चाहिए, तो ये 1/1/2026 है। अर्थात इसके अनुसार आप देखें तो जो मैक्सिमम एज होता है डीआरडीओ का, वो 28 साल होता है। ये 1/1/2026 तक आपका 28 साल हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये क्रूशियल डेट है, कट ऑफ डेट जिसको बोलते हैं। ठीक है। आपका डिग्री भी इससे पहले पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद आप देख लें कि ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 11/12/2025 से, अर्थात 11 तारीख से ये शुरू हो चुका है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, कैसे किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए, वहाँ पर आपको सब कुछ पता लग जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 1/1/2026 को क्लोज हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है आपको। एक तरह से आप कहें तो 20 दिन का लगभग समय दिया गया है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। और जो भी करेक्शन करना होगा वो ये 4/1/2026 से 6/1/2026 तक के कर लेना है। ठीक है। उसके बाद टीयर 1 एग्ज़ाम CBT 1 के लिए ये आगे आपको वेबसाइट हमेशा विजिट करना पड़ेगा। और मैं फिर से बता दूं कि डीआरडीओ का जो, या इसरो का टीयर 1 का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है। आपको मुश्किल से 1 से लेकर के 2 महीने में हो जाना है। ठीक है। उसके बाद 3 से 4 महीने के अंदर में ये टीयर 2 का भी हो जाना है और पूरी तरह से फाइनल सिलेक्शन भी हो जाना है। तो आप इंतज़ार में ना रहें कि ये रेलवे की तरह बहुत लंबा जाने वाला है, एग्ज़ाम प्रोसेस लंबा होगा, बहुत ज़्यादा समय में जाकर के एग्ज़ाम लेगा नहीं। क्योंकि ये वैकेंसी हर साल नहीं आएगी दोस्त। और अगर आप आईटीआई डिप्लोमा किए हुए हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी आज तक डीआरडीओ में नहीं आई हुई थी। उसके बाद आप देख लें कि अलग अलग क्या क्या क्राइटेरिया है, किस किस तरह का इन्होंने परफॉर्मा तैयार किया है, बनाया है। आप देखें, 2 तरह के पोस्ट होते हैं इसमें। एक आता है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, एस टी ए बी जिसको बोलते हैं। ये ग्रुप बी नॉन गजेटेड होता है। क्या होता है? ग्रुप बी नॉन गजेटेड होता है। और इसका जो सैलरी होता है, इसका उसको आप देख लें कि ये लेवल 7 का होता है, अर्थात 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक के। मतलब आपको शुरुआती अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको लगभग 50,000 के अप्रॉक्स आपको पैसा मिलने वाला है। ठीक है। और आप कर सकते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में ही, तो एक अच्छा खासा सैलरी है। इसी तरह का सैलरी स्ट्रक्चर होता है एसएससी जेई का और आरआरबी जेई सबका। तो सैलरी बहुत अच्छा है। और ये आप समझे कि ये बाबू वाला जॉब है। क्या, कौन सा जॉब है? बाबू वाला जॉब है। ठीक है। बहुत ही शानदार और बहुत ही रुतबा वाला जॉब है। पे स्केल भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं नॉन गजेटेड ग्रुप बी का है। और ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए है। आप देखिए अब इसके लिए क्या चाहिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये साफ यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आपके पास डिप्लोमा है, क्या है, डिप्लोमा है, चाहे वो किसी भी ब्रांच में हो, एमई हो या डबल ई हो या फिर
सी हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, किसी भी ब्रांच में हो, या इसके अलावा आपके पास बीएससी भी है, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, या चाहे मैथमेटिक्स में हो, ठीक है, किसी भी ब्रांच में हो तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपके पास हायर डिग्री है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी में हो, ठीक है, या इंजीनियरिंग में हो, या मास्टर डिग्री हो, या फिर आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है, तो आप एलिजिबल नहीं है। आप केवल अगर डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, या फिर डिप्लोमा डिप्लोमा अगर आपका 12th के बाद है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास 10th आईटीआई और डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। केवल हायर हायर जो क्वालिफिकेशन है वैसे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पे हम आरआरबी जेई की बात करते हैं और एसएससी जेई की बात करते हैं तो वहाँ पे डिप्लोमा और बीटेक ये दोनों अलाउड होते हैं और दोनों वहाँ फाइट करते हैं। तो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे उस तरह का सिचुएशन नहीं है। बहुत अच्छा ये अपना एक तरह का शॉर्ट लिस्टिंग करता है। आपके पास डिप्लोमा है तो आप आइए इस फील्ड में, नहीं अदरवाइज़ हायर डिग्री है तो आप दूसरे जॉब की तलाश में जाइए। उसी तरह से अगर आप टेक्नीशियन के लिए इसमें भरते हैं तो टेक्नीशियन के लिए आपके पास आईटीआई किसी भी ट्रेड में होना ज़रूरी है, ठीक है। 10th के बाद में चाहे 1 साल का हो या फिर 2 साल का हो, आप वैलिड हैं। हायर डिग्री यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आगे देखते हैं। ये देखिए क्या क्या डिसिप्लिन है, किन के लिए वैकेंसी है। खास करके सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है, किन के लिए वैकेंसी है। अगर आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ठीक है, डिप्लोमा है उसमें, केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, केमिस्ट्री है बीएससी से, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, कंप्यूटर साइंस में है, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा सीट है यहाँ पे अभी फिलहाल दिख रहा है कंप्यूटर साइंस में 160 सीट है। कितना सीट है? 160 सीट है। बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और उसके बाद आप देखें कि इलेक्ट्रिकल की बात करें, खास करके जो ये कोर ब्रांच होता है इलेक्ट्रिकल की आप देखें, यहाँ भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। और 47 पोस्ट है टोटल। कितना पोस्ट है? 47 पोस्ट है, ठीक है, ठीक ठाक वैकेंसी है, कोई ख़राब भी नहीं है। आप यहाँ देखें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले के लिए कितना वैकेंसी है? 111। ये भी बहुत बड़ा वैकेंसी है, 111। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप फिर देखें यहाँ पे जूलॉजी के लिए 1 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 6 है। और उसके बाद फिर आप देखें यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का भी इसमें वैकेंसी आता है। इसमें भी आपके पास डिप्लोमा और डिग्री है तो आप भर सकते हैं। 5 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स के लिए 6 वैकेंसी है, लेकिन आपको डिग्री होना पड़ेगा, बीएससी डिग्री चाहिए मैथमेटिक्स में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये आप देख लीजिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है। यहाँ भी 127 वैकेंसी है, क्योंकि 4 या 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है। इतनी बड़ी वैकेंसी तो इतनी मात्रा में होना ही चाहिए था। उसके बाद मेटलर्जी की देखें आप तो टोटल 12 वैकेंसी है। फिजिक्स के लिए आप देखें यहाँ पे 18 वैकेंसी है टोटल, देख सकते हैं आप। साइकोलॉजी के लिए आप देखें 4 वैकेंसी है। और टोटल इन सबको अगर मिला दें तो देख लीजिए यहाँ पे आप कितना वैकेंसी आ रहा है। ये 561 वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। तो ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट है ये टेक्नीशियन ग्रुप सी के लिए। ये भी नॉन गजेटेड पोस्ट होता है, ठीक है। और इसका भी जो पे स्केल है अच्छा खासा है, 7 CPC का है। और ये 19,900 से लेकर के 63,200 तक के है। और बढ़िया पोस्ट है ये भी। अगर आपके पास किसी भी ट्रेड में ITI है तो बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। और चूंकि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो डिप्लोमा वाले से टफ नहीं होगा, आसान होगा आपके लिए। जाना बहुत आसान है और फाइट भी आपके लेवल पे कम है, क्योंकि हर कोई ITI करके टेक्निकल फील्ड में नहीं जाता है दोस्त, मैं बता दूं। क्योंकि अधिकतर सभी ITI बस इसलिए करते हैं कि वो केवल ALP में जा सके। टेक्निकल फील्ड में बाकी क्षेत्र में जूनियर इंजीनियर या फिर टेक्नीशियन बनने के लिए वो अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि उस तरह का उनके पास लेवल नहीं होता है, जानकारी बेचारों के पास। डिग्री लिए हुए रहते हैं केवल ALP के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट तो जानते भी नहीं हैं और ना ही उस तरह का कोई इधर तैयारी कराने वाला है। तो मैं एक एक करके हर चीज़ के लिए आपको बताऊंगा क्या होगा नॉन टेक का स्ट्रेटजी और क्या होगा टेक्निकल का स्ट्रेटजी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं टाइम टू टाइम जो भी अपडेट देता रहूँ टेक्निकल जॉब से रिलेटेड, चाहे वो उसका तैयारी का तजुर्बा क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई भी किया है। तो कैसे तैयारी होती है मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ख़ास करके ITI वाले स्टूडेंट जो भी हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं उनको बहुत अच्छा गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा। आप यहाँ देखिए आगे पे स्केल जो ITI वालों के लिए है, ये 19,900 से 63,200 के लिए है। बढ़िया पे स्केल है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ भी आपको हायर क्वालिफिकेशन जो है नॉट अलाउड है। क्या है? नॉट अलाउड है। आपके पास ITI है, 10th है, ITI है, चाहे वो 1 साल का हो, ठीक है, या फिर 2 साल का हो, ठीक है, आप अलाउड हैं, ठीक है। और देखिए कितनी वैकेंसी है, किस तरह से देख ले आप। यहाँ पे एक बुक बाइंडर का है, ठीक है, जिसमें UR के लिए 2 वैकेंसी है, टोटल 3 वैकेंसी है। कारपेंटर के लिए है 4 वैकेंसी,
ठीक है। उसी तरह से ओएनसी ऑपरेटर है, आगे आप देख लें ड्राफ्टमैन है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन, अच्छा खासा वैकेंसी है इसमें, 30 वैकेंसी है टोटल। कितना वैकेंसी है? 30 वैकेंसी है। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लें, इसका भी अच्छा खासा वैकेंसी है, 31 वैकेंसी यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे फिटर, फिटर भी बहुत अच्छा ट्रेड है, बढ़िया ट्रेड है, सबके पास होता है, और इसका भी 25 वैकेंसी यहाँ पे टोटल दिख रहा है। आप देख लें मशीनिस्ट का भी 12 वैकेंसी है, मैकेनिक वाटर व्हीकल का 7 वैकेंसी है। उसके बाद ऑप्टिकल वर्कर का देखें 2 वैकेंसी है। और जो कोर ब्रांच है यहाँ भी आईटीआई में उनके लिए अच्छा खासा वैकेंसी है, और वो फाइट कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। सीट मेटल वर्कर का देखिए 3 वैकेंसी है, सर्वेयर का 1 वैकेंसी है, ये अच्छा वैकेंसी इसका होना चाहिए था लेकिन कम दिया है। टर्नर का देखिए 8 वैकेंसी है, ये भी अच्छा है। और वेल्डर का देख लीजिए 11 वैकेंसी है, ये भी अच्छा खासा वैकेंसी है। टोटल कुल मिला करके 203 वैकेंसी है। तो कहने का मतलब वैकेंसी बहुत ही अच्छा खासा है। और किस तरह इन्हें क्रैक करना है एग्ज़ाम को, CBT 1 CBT 2 सब, ये सब आगे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल आप समझ लें कि क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, आप देखें। और यहाँ पे CBT 1 और CBT 2 होगा, ये सब कुछ दिया गया है। शॉर्ट नोटेशन की किसका क्या फुल फॉर्म होता है, आप देखें। ये सर्विस कंडीशन है, ठीक है। लिखा हुआ है द पर्सनल पॉलिसीज इन DRDO आर वेल लेड डाउन, द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी इनिशियली अपॉइंटेड ऑन प्रोविजन फॉर 2 ईयर्स। आप मतलब जब ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 ईयर के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, अर्थात आपको देखा जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस आपका गड़बड़ हुआ तो हो सकता है आपको नौकरी से डिसमिस किया जा सकता है। तो जनरली होता कुछ नहीं है, बस 2 ईयर का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है लगभग ना, उसको प्रोबेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोबेशन। मतलब आपका देखा जाता है कि स्थिति क्या है, ठीक है। और इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि दिस पोस्ट आर कन्वर्टेड अंडर मेरिट बेस्ड लिमिटेड फ्लेक्सिबल कम्प्लेक्सिन फॉर DTR प्रमोशन हायर ग्रेड। ये आपके काम का ज़रूरत नहीं है। और इसमें ये भी है कि आपको शुरुआत में 5 साल तक आप अगर चाहेंगे कि मेरा कहीं पे ट्रांसफ़र हो जाए तो वो मान्य नहीं होगा, 5 साल के बाद ही आपका ट्रांसफ़र ये सब हो सकता है। फिलहाल 5 साल तक आपको जॉब करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, देखिए क्या लिखा गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर ए मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर विल बी इंटरटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब 5 ईयर के लिए आपको यहाँ पे फिक्स होना पड़ेगा। किसी भी सेक्टर में आप DRDO के जाते हैं, किसी भी ब्रांच में, तो वहाँ 5 साल आपको जॉब करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। हाउएवर दे मे बी ट्रांसफर टू अदर स्टेशन इन पब्लिक इंटरेस्टेड एज DRDO पर ऑर्गेनाइजेशन नीडेड। अगर आपको जरूर फिर भी आपके कहने या ना कहने से नहीं होता है, अगर ब्रांच का वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उनका अगर उनको अगर लगा कि ट्रांसफ़र किया जाए तो वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें एज लिमिट क्या है, 1/1/2026 तक आपका 28 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो छूट होता है वो आप देख लें, यहाँ OBC के लिए 3 साल की छूट है, SC+ST के लिए 5 साल के लिए, ठीक है। और ये अलग अलग क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं। एक सर्विसमैन के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर का छूट दिया गया है, ठीक है। विधवा है, वोमेन है, उनके लिए 35 साल तक है। और आगे इस तरह का देखिए, जो हमारे का ये हम लोग के काम का नहीं है, तो इस तरह का है। जो SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल का है। तो ये सब क्या कुछ छूट मिल सकता है, ये सब आप देख रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट हु हैज़ इंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड ए मैरिज विथ ए पर्सन हैविंग ए सपोज लिविंग और हैविंग ए स्पाउस लिविंग हैज़ इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विथ एनी पर्सन, ठीक है। अलग अलग क्राइटेरिया है, ये आप लोग के लिए नहीं है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस, ये आप देखिए बहुत ज़रूरी होता है DRDO में, क्योंकि आप वैसे फील्ड में जा रहे हैं वहाँ पे आप जहाँ पे आप वेपन्स बनाएंगे, आपको सावधान रहना पड़ेगा कि किस तरह का मिसाइल है, क्या है। तो आप एक तरह से समझिए तो आप बारूद के ढेर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपका आई विज़न बढ़िया होना चाहिए। तो अगर आपके पास में नाइट ब्लाइंडनेस है और कलर ब्लाइंडनेस जैसा बीमारी है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप आई का क्राइटेरिया देख लीजिए कि बेटर आई 6/6 होना चाहिए, देख रहे हैं, या फिर 6/12 6/9 भी चलेगा। और ये आई का विज़न दिया गया है। उसके बाद वर्ष आई का केस है, 6/18 है तो आपको नहीं लिया जाएगा, 6/24 नहीं लिया जाएगा। ये अगर ये कंडीशन है 6/9 6/18 6/12 तो आपको लिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर ये कंडीशन है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है भर करके। नेक्स्ट देखें कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या आएगा। थोड़ा सा देखने में ज़्यादा लग रहा है दोस्त, क्योंकि इसमें देखें आप ओरिजिनल एप्लीकेशन फ़ी जो है सेट भी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये 250 रुपया है, और रिफंडेबल है 500 रुपया। आप दोनों मिला करके आपको 750 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें से एग्ज़ाम के बाद आपको कितना 500 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। उसी तरह से आप इसके लिए देखें जनरल OBC के लिए टेक्नीशियन ए में आप देखें तो क्या लिखा हुआ है कि 500 रुपया ये आपको देना पड़ेगा, इसमें रिफंडेबल 500 रुपया ही होगा, ठीक है।
100 रुपया है। इसमें क्या बोला गया कि 100 रुपया आपको देना पड़ेगा और 500 रुपया यानी 600 रुपया देना पड़ेगा और आपको 500 रुपया फिर लौटा दिया जाएगा। यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए, वुमेन के लिए कोई फीस नहीं है। दोनों सेक्शन में आप देख सकते हैं नील लिखा हुआ है, तो इनको कोई पैसा नहीं देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि रिफंडेबल फी एन अमाउंट ऑफ रस 500 पर सेल बी रिफंडेड ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर इन टीयर 1 एग्जाम। जो भी टीयर 1 एग्जाम में अपीयर होंगे उनको ही रिफंड किया जाएगा। बाकी अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आपका फी रिफंड नहीं होगा। ठीक है। आपको अपना उसमें क्रेडिट कार्ड जितना भी बैंक का डिटेल है सब कुछ डालना पड़ेगा, तब रिफंड होगा। उसके बाद आप देख लें कि टेस्ट सिटी सबसे बढ़िया इस एग्ज़ाम का खासियत है कि आपको आपके चॉइस के अनुसार आपको टेस्ट सिटी चुनना पड़ेगा। आप जहाँ भी रहें, आपका घर जहाँ है, जहाँ जहाँ से आपको नज़दीक सेंटर्स पड़ता है आप वहाँ पे दे सकते हैं। आगरा है, अहमदाबाद है, अजमेर है। बिहार में आप हैं तो पटना आपका टेस्ट सिटी रहेगा। ठीक है। आप पश्चिम बंगाल में तो कोलकाता भी आपका टेस्ट सिटी रहेगा, और इसी तरह से आप झारखंड में तो रांची भी आपका टेस्ट सिटी रहेगा। तो जहाँ भी आपको समझ में आए, जहाँ भी बढ़िया लगे, वहाँ आप अपना टेस्ट सिटी चूज़ कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसरो में इस तरह का फैसिलिटी नहीं दिया जाता है, DRDO में इस तरह का फैसिलिटी है और ये बढ़िया है, होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पे ही जो भी कंडीशन दिया रहेगा आप उनको फॉलो करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें तो कुछ अभी लिखा नहीं गया कि एग्जामिनेशन डेट के बारे में, लेकिन आप इतना जाने कि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि आपको फरवरी तक में टीयर 1 का एग्ज़ाम हो जाना है, और मार्च से लेकर के अप्रैल तक में टीयर टू का एग्ज़ाम भी हो जाना है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या क्या है आप देखें यहाँ पे टेबल 1 एग्जामिनेशन सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये देख लें, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए CBT 1 टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड जनरल साइंस। ठीक है। जनरल, ये जो CBT 1 होगा ये स्क्रीनिंग होगा, ये छांटने के लिए होगा, और सभी पोस्ट कोड के लिए ये कॉमन होगा, सबको देना पड़ेगा। सिलेबस में चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। पहले जो होता था 120 नंबर का पूछा जाता था, इस बार ये 120 मार्क्स 150 नंबर का पूछा गया है। क्या क्या पूछा जाएगा? 40 नंबर का जनरल साइंस रहेगा, इंग्लिश रहेगा 30 नंबर का। ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 नंबर का रहेगा, रीजनिंग भी क्या रहेगा 40 नंबर का रहेगा। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया, पहले 120 नंबर का ही होता था। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट ये है CBT 2 में, और फिर टेस्ट जो आपका डोमेन रिलेटेड टेस्ट है, अर्थात जो आपका ब्रांच है उससे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 120 मिनट का ये टाइम दिया जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स भी 120 मिनट होगा CBT 2 के लिए। और ये पर्सनालिटी टेस्ट है। याद रखें कि पर्सनालिटी टेस्ट ये क्वालिफाइंग टाइप का है, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट जो आपका बनेगा वो डोमेन रिलेटेड टेस्ट जो 120 नंबर का आपका ब्रांच वाला टेस्ट होना है उससे ही बनेगा, लेकिन उससे पहले आपको CBT 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आप टेक्नीशियन ए के लिए देख लें, इसके लिए भी वही चीज़ है। CBT 1 जो है स्क्रीनिंग है, इसमें भी वही 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। ये जनरल साइंस का, जनरल इंग्लिश का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जनरल मैथ का 40 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग का भी 40 क्वेश्चन रहेगा। ये भी टोटल 150 मार्क्स और 120 मिनट का रहेगा। और उसके बाद CBT 2 में आपको यहाँ भी पर्सनालिटी टेस्ट देखने को मिलेगा, और उसके बाद डोमेन रिलेटेड या ट्रेड रिलेटेड टेस्ट होगा जो 120 मार्क्स का होगा, और 120 क्वेश्चन होगा। 90 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। ठीक है। और इसमें ITI वालों के लिए स्किल टेस्ट भी है। ठीक है। जो फाइनल में पास करने के लिए होगा टीयर 2 के बाद में। क्या लिखा हुआ है कि ट्रेड टेस्ट जो है स्पेसिफिक टू ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड ट्रेड टेस्ट विल बी ITI लेवल एज पर। जितना भी आपका जो डोमेन में पढ़ना है, जो आपका ट्रेड है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब कुछ था फाइनली DRDO के बारे में, सेप्टम 11 के बारे में। और सबसे अच्छा बात है कि इसमें आपको पहले ऐसा नहीं होता था कि आप टीयर 1 और टीयर 2 का आप एग्ज़ाम दिए तो आंसर की नहीं दिया जाता था। ठीक है। आंसर की नहीं दिया जाता था। इस बार अच्छी बात है ये कि सेप्टम 11 में आपको आंसर की भी दिया जाएगा। ठीक है। आंसर की भी दिया जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो आगे के सालों में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको प्रीवियस ईयर पेपर उपलब्ध रहेगा, क्योंकि अब तक के एग्ज़ामों में DRDO के एग्ज़ाम में कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उपलब्ध नहीं है। आयोग ने उपलब्ध कभी नहीं कराया, लेकिन इस बार से हो जाएगा, क्योंकि आपको आंसर की भी देखने को मिलेगा। और जो सिलेक्शन जो होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे 1:10 के रेशियो में, अर्थात मतलब एक सीट पर 10 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। तो ये इतना कुछ था DRDO सेप्टम के बारे में।
में। अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, अगर आप तैयारी करते हैं, सपना रखते हैं DRDO या इसरो में जाने के लिए, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको किस तरह से नॉन टेक एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाए, CBT 1 को क्वालिफाई किया जाए, CBT 2 को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या पढ़ा जाए, ये सब कुछ स्ट्रेटजी में बताऊँगा ये आगे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।